बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ बेवा होते ही मर्दों के कपड़े सिलाई करने लगी। उससे वो ढेरों पैसे कमाती, लेकिन हैरत का झटका मुझे तब लगता जब वो नाप लेने के लिए मुझे भेजती थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ मर्दों के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मुझे भेज देती थी, क्योंकि मैं भी छोटी थी। मगर ज्यों ज्यों मैं बड़ी होती गई, मुझे सब बातों की समझ आने लगी। मेरी माँ के पास जो भी मर्द कपड़े सिलाई करने आता, माँ मुझे उसके नाप लेने के लिए भेज देती। मैं उसका नाप लेती और फिर वो कस्टमर मुंह मांगी रकम देकर चला जाता। फिर एक दिन जब मैं एक आदमी का नाप लेने गई, उसने मुझसे ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर मैं सकते में आ गई, क्योंकि मेरी माँ तो मुझे, मेरा नाम आमना है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे बाप को मरे कुछ ही अरसा हुआ था। पेशे के एतबार से मेरा बाप दर्जी था। मेरी माँ से शादी करने से पहले उसकी एक दुकान थी जहाँ वो लोगों के कपड़े सिलाई करता था। ये दुकान हमारे घर के साथ ही थी, बल्कि दुकान के दो दरवाजे थे। एक दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था जहाँ से कस्टमर्स आते थे, जबकि दूसरा दरवाज़ा हमारे घर के अंदर खुलता था। दरअसल मेरे बाप के वालिदैन फौत हो चुके थे। एक खाला थी जिसने मेरे बाप की शादी करवाई, इसलिए मेरा बाप घर को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता था और उसने घर के साथ दुकान बना ली। शादी के बाद मेरी माँ को भी सहूलत हो गई, क्योंकि मेरा बाप थोड़ी थोड़ी देर के लिए दुकान बंद करके घर आ जाता था। यूँ मेरी माँ भी घर में अकेली ना होती। शादी के अगले साल ही मैं पैदा हुई तो मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए, क्योंकि बेटी ही सही मगर उनकी औलाद तो हो गई थी। मगर ये खुशी मेरे वालिदैन को रास न आई और मेरा बाप बीमार पड़ गया। मेरे बाप ने बड़ा इलाज करवाया, मगर उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। इधर उनका काम भी ठप हो गया और घर में फाके होने लगे। ये देखकर मेरी माँ ने अब्बा से कहा कि मुझे सिलाई करना सिखा दो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ये काम कर लूँगी। ये सुनकर मेरा बाप दुकान से मशीन ले आया और मेरी माँ सिलाई सीखने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी माँ ने कपड़े सिलाई करना तो सीख लिया, मगर मेरे बाप की बीमारी ठीक ना हुई और फिर एक दिन मेरा बाप मर गया। बाप के मरने के बाद मेरी माँ को किसी चीज़ का होश ना रहा, मगर जब हम दोनों भूख से मरने लगे तो माँ को ठीक होना पड़ा। ठीक है कि शोहर के मरने का सदमा बहुत बड़ा था, मगर अब घर को भी तो चलाना था, इसलिए मेरी माँ ने दुकान खोल ली और कपड़े सिलाई करने लगी। चूँकि मेरी माँ ने मेरे बाप से मर्दों के कपड़ों की सिलाई करना सीखी थी, इसलिए वो मर्दों के कपड़े सिलाई करने लगी। मोहल्ले के कुछ लोग मेरी माँ के पास सिलाई के लिए कपड़े लेकर आते थे और यूँ हमारे घर का गुजारा होने लगा। यूँ अच्छा या बुरा, मगर हमारा टाइम पास होने लगा। 2 वक्त की रोटी आसानी से मिलने लगी। मैं जो ही कुछ बड़ी हुई तो हमारी दुकान पर काम बढ़ने लगा। सुबह के वक्त मेरी माँ दुकान खोल लेती थी और कस्टमर से कपड़े लेकर उनका नाप कर लेती थी, जबकि वो कपड़े घर में ही सीती थी। मैं खुश थी कि बाप की वफात के बाद माँ ने उसकी दुकान संभाल ली। वो भी मर्दों के कपड़े सिलाई करती थी और इससे माँ की बहुत अच्छी आमदन हो जाती थी। लेकिन ज्यों ज्यों मैं बड़ी होती गई, एक बात मुझे उलझाने लगी। मैं सोचती थी कि मेरा बाप भी वही दुकान चलाता था, लेकिन हमारे घर में रुपए पैसे की कोई रेल पैर इतनी कभी नहीं हुई जितनी मेरी माँ की दुकान संभालने के बाद हुई थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि इतना पैसा हमारे घर में अब कहाँ से आ रहा है, लेकिन इन सवालों का जवाब मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी माँ दिन रात दुकान में मसरूफ रहती थी और इसके साथ साथ घर को भी संभालती थी। ऐसे में उसके पास इतना वक्त कहाँ था कि वो इन सवालों के जवाब दे सके। अगरचा दिन ब दिन मेरे ये खदशात सर उठा रहे थे, मगर इसके साथ साथ मेरा माँ के साथ प्यार भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी माँ एक आइडियल औरत थी, जिसने जवानी में बेवा होने के बावजूद अपनी बेटी की खातिर दूसरी शादी नहीं की, बल्कि अपने शोहर के नाम पर ही बैठ गई। हालांकि मेरे ननियाल वालों ने बड़ी कोशिश की थी कि माँ किसी तरह दूसरी शादी के लिए मान जाए। यहाँ तक कि मेरे मामू ने कहा कि अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं इसकी परवरिश करूँगा, तुम दूसरी शादी कर लो और अपने शोहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि पहली शादी में भी तुमने कोई सुख नहीं देखा था।
इसलिए अब हम तुम्हारी शादी किसी अमीर आदमी के साथ करेंगे ताकि तुम जिंदगी की खुशियां देख सको। तुम अपनी बेटी की फिक्र मत करो, ये तो लड़की जात है, खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। मगर ये सुनकर मेरी माँ किसी भूखी शेरनी की तरह पत्थर पड़ी और मेरे मामू से कहा कि मेरे नसीब में जो कुछ था मैंने देख लिया है, मगर मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी मेरी तरह जिंदगी गुजारे। यूं मेरी माँ ने एक बहादुर औरत की तरह जिंदगी की जंग को लड़ने का फैसला किया। मेरे बाप के मरने के बाद अब्बा की जगह पर बैठकर मर्दों के कपड़े सिलाई करने लगी। इतनी मजबूत औरत की बेटी होने की वजह से मैं भी खुद को बहुत मजबूत समझने लगी थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, इसलिए मुझे मेरी माँ की मदद करनी चाहिए। मैं माँ के पास चली जाती और अक्सर कहती कि अगर आपको मदद की जरूरत है तो बताना। ये सुनकर अक्सर मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि तुम दुकान पर जाकर कस्टमर्स के नाप लेकर एक नोटबुक पर लिख लिया करो, इससे मुझे आसानी हो जाएगी। मुझे लगा था कि वाकई इस काम की बदौलत मैं अपनी माँ की मदद कर सकती हूँ, इसलिए मैं खुशी खुशी ये काम करने लगी, क्योंकि नाप करने के बाद मैं वो नोटबुक अपनी माँ को दे देती थी। इन नाप को देकर वो सूट सिलाई कर लेती। पहले पहले अनजान लोगों के सामने जाकर उनका नाप लेना मुझे अजीब नहीं लगता था, मगर हफ्ता हफ्ता मुझे एहसास होने लगा कि ये मैं कोई सही नहीं कर रही थी। फिर जो मैं बड़ी होने लगी, ये एहसास मुझे शिद्दत से होने लगा कि मुझे अनजान लोगों के पास जाकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैं सोचती थी कि ये कोई गलत काम नहीं था। वैसे भी मेरी माँ का ऐसे लोगों के पास जाना भी ठीक नहीं था। अगर मैं इस सिलसिले में अपनी माँ की मदद कर देती थी तो इसमें मेरा ही भला था, क्योंकि ये कमाई मेरी माँ मुझ पर ही खर्च करती थी। और इसकी दूसरी वजह यह भी थी कि मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करती थी। मेरी माँ मेरी नज़रों में बहुत ही अजीम औरत थी, जिसने शोहर के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की और उसी की दुकान संभाल कर बैठ गई। यही वजह थी कि मैं खुद ही ऐसे सवालात सोचती थी और खुद ही ने रद्द कर देती। जो वक्त गुजरता गया और हमारे घर के हालात अच्छे होते गए। अब भी मेरी माँ दूसरों के कपड़े सिलाई करती थी और कस्टमर्स की नाप लेने के लिए मुझे भेज देती। मैं किसी दिन इस बात पर एतराज़ करती तो मेरी माँ जवाब में कहती थी कि अरे बेटा, मैं तुम्हें कस्टमर्स के पास इसलिए नाप लेने भेज देती हूँ कि तुम पढ़ी लिखी हो, इसलिए ये काम बेहतर अंदाज में कर लोगी। माँ की बात सुनकर मैं उससे कहना चाहती थी कि मुझे इन अनजान लोगों के पास जाकर उनका नाप लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं खुद में ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे लगता था कि ये सुनकर मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। फिर एक दिन मुझे अपनी माँ के बारे में एक ऐसा इंकशाफ हुआ कि मैं शर्मसार रह गई। उस दिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि दुकान में कस्टमर आया हुआ है, तुम जाकर उससे नाप ले लो ताकि मैं उसका सूट सिलाई कर लूँ। ये सुनकर मैं नाप वाली नोटबुक उठाकर दुकान के अंदर चली गई, जहाँ एक बुरा सा आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसका नाप लेने लगी। मगर वो आदमी बहुत बातूनी था, मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने मेरी तारीफ की तो मैं अपने आप में सिमट गई। पता नहीं क्यों मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था, फिर कहने लगा, तुम्हें शादी के लिए कैसे लड़के पसंद हैं? ये सुनकर मैंने घबरा कर उस आदमी की तरफ देखा। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहा, तुम भोली मत बनो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया तो होगा कि मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली है। ये सुनकर मैं अक्का बक्का रह गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने गुस्से से पूछा तो वो दांत निकालते हुए कहने लगा, ये तो तुम अपनी माँ से पूछ लेना, वही तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगी। ये सुनते ही मेरी तो सांस रुक गई। फिर उसने मेरी तरफ एक नोटों की गुड्डी फेंकी और कहा, अपनी माँ से कहना कि मेरा सूट सिलाई करके बेच दे। पैसों की इतनी मोटी गड्डी देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आदमी दुकान से बाहर चला गया, जबकि मैं हैरानी से इन पैसों को देख रही थी। भला एक सूट की सिलाई कितने पैसे कौन देता था? न जाने मेरी माँ उस आदमी के साथ मिलकर कैसा खेल खेल रही थी। मैं जल्दी से दुकान से बाहर निकल आई। मैं फौरन अपने कमरे में आई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वो आदमी ऐसा क्यों कह रहा था? क्या मेरी माँ उस बूढ़े आदमी के साथ मेरी शादी करना चाहती थी? मगर क्यों? मैं अभी कम उम्र थी,
मैं इस बूढ़े के साथ क्यों शादी करूं? ये सोचकर मुझे गुस्सा आने लगा। मेरी माँ उस दुकान की आड़ में ऐसा घिनौना काम कर रही होगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मेरी माँ पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपनी सगी बेटी को बेच डाला? ये सोचकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे मेरा बाप इस मौके पर याद आने लगा। काश मेरा बाप जिंदा होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैं ये सोचकर दुखी हो गई। पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया था। मैं तो उनकी सगी और इकलौती बेटी थी, फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? क्या पैसा इतनी बुरी चीज है कि माँ अपनी बेटी की इज्जत, कदर और मंजिल भूल जाए? मेरा बाप ही तो इस दुकान से घर चला रहा था। मैंने कब कहा था कि मुझे बहुत चीजें चाहिए? फिर मेरी माँ पैसों के लालच में ये सब क्यों कर रही थी? क्या ये सब पैसों के लालच में था या उसमें भी मेरी माँ की कोई गर्ज पोशीदा थी? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, वरना मैं घर छोड़कर ही चली जाती, लेकिन माँ का साथ नहीं दे सकती थी। मुझे जल्द अज जल्द जानना था कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही थी, इसलिए मैं फौरन अपनी माँ के कमरे में चली गई। वो अब भी किसी का सूट सिलाई कर रही थी। मुझे आता देखकर उसने मुझसे पूछा, तुमने उस आदमी का नाम ले लिया? मैंने खामोशी के साथ नाव वाली नोटबुक माँ के करीब कर दी। मैंने उसका नाम नोट कर लिया है और उसने जाते जाते वो आदमी ये पैसे भी देकर गया है। ये देकर मैंने पैसे माँ के कदमों में फेंक दिए। पैसे देकर मेरी माँ चौंक गई और उसने घबराकर मेरे चेहरे की तरफ देखा। वो दरअसल मैंने उसे उधार माँ इस बात को छुपाने के लिए कोई झूठ बोलने वाली थी कि मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। बस माँ, अब मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। ये सुनकर मेरी माँ का चेहरा फीका पड़ गया। अब बताओ माँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सब की तरह बहुत सारी सहूलियत चाहिए। मैं तो बिल्कुल अपने बाप की तरह हूँ, जो काम में भी खुश रहता था। तुम बताओ माँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए मैं फट पड़ी। मेरा ऐसा रूप देखकर माँ ने अपना सर झुका लिया और कहने लगी, बेटी मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ, लेकिन इस सब में मेरी कोई गर्ज पोशीदा नहीं थी। ये सब मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए किया था। ये सुनकर मैं गुस्से में आ गई। कैसी बेहतरी? कौन सी बेहतरी? मेरी ये बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटी मैं चाहती थी कि तुम मेरी ऐसी जिंदगी ना गुजारो। मैं चाहती थी कि तुम दूसरी लड़कियों की तरह ऐश करो, लेकिन इस सब के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत थी। लेकिन ये मेहनत मुझे अकेली से नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने चोर रास्ता निकाल लिया। जब मेरे पास कस्टमर्स नहीं आते थे तो मैंने तुम्हें नाप के लिए भेजा, ताकि वो तुम्हारी खूबसूरती से मुतासर हो जाएं और वो तुम्हें देखने के लिए सही मगर यहाँ रोज आएं, ताकि मेरा रोजगार चलता रहे। इसलिए मैं तुम्हें उनका नाप लेने के बहाने भेज देती थी। मेरे तरीका काम कर गया और बहुत से मर्द दुकान पर आने लगे। यूँ हमारा काम चल पड़ा। यही नहीं बल्कि कस्टमर्स मुझे सूट सिलाई के एक्स्ट्रा पैसे दे जाते थे और तुम्हें देखने के बहाने बार बार मेरी दुकान पर आते थे। ये देखकर मैं समझ गई कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसलिए मैं उन्हें यहाँ बार बार आने के लिए एक लालच दे दिया। मैं सबसे कहने लगी कि मेरी बेटी जवान हो रही है, उसका बाप नहीं है। मुझे उसकी बहुत फिक्र होने लगी है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। इस वजह से कोई मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। ये सुनकर वो सब अमीर आदमी समझने लगे कि मैं उनके साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, इसलिए वो रोज मेरी दुकान पर आने लगे और मुझे पैसों से माला माल कर दिया। मेरी माँ ये सब मुझे बता रही थी और मैं हैरानी से ये सब कुछ सुन रही थी। माँ तुमने ये क्या कर दिया? तुमने एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। काश तुम मुझे बता देती तुम्हें किसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत थी। तुम गलत समझी माँ। जब बाबा थोड़े से पैसे कमाता था तब भी हम खुश थे ना। तुम्हें गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था। मेरे एहसास दिलाने पर माँ को शर्मिंदगी होने लगी। मैंने माँ से कहा कि आज से मैं भी आपके साथ सिलाई करूँगी और इस तरह हमारे घर का खर्चा आसानी से पूरा हो जाएगा, मगर तुम वादा करो कि तुम किसी से पैसे नहीं लोगी। ये सुनकर मेरी माँ ने मुझसे वादा किया और यूँ मुझे इन कस्टमर से निजात मिल गई।